मेरा नाम सुप्रिया है। हमारे घर के बराबर में नए किराएदार आए थे। वैसे भी जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ के लोगों से हमारी ज़्यादा अच्छी जान पहचान नहीं थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी शुरू से ही अपने काम से काम रखते थे। मैंने हमेशा ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी बेटी का इंटर कंप्लीट हो चुका था। वो आगे नहीं पढ़ना चाहती थी और उसको आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। बस मैंने सोच लिया था कि मेरी बेटी ने इंटर कंप्लीट कर लिया है, अब यही बहुत है। मैं उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दूंगी और अपने फ़र्ज से अदा हो जाऊंगी। आखिरकार वो मेरी इकलौती बेटी थी, इसलिए अब मुझे अपनी बेटी का दान दहेज इकट्ठा करना था। मेरी अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे परिवार में करूंगी जहां पर उसे बहुत प्यार मिले, और उसका जीवन साथी किसी ऐसे लड़के को बनाऊंगी जो मुझे भी अपनी माँ की तरह समझे। मैं उसको अपना बेटा समझ सकूं, क्योंकि भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही बेटी दी थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मुझे एक बेटा और दिया होता तो वो मेरा जिंदगी गुजारने का सहारा होता। लेकिन फिर मैं ये सोचकर सब्र कर लिया करती थी कि मैं अपने दामाद को ही अपना बेटा मान लूंगी। किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी जो मेरी बेटी को बहुत खुश रखे और साथ ही साथ मुझे भी अपनी सास नहीं बल्कि माँ की तरह समझे। आखिरकार सारी जिंदगी मैंने अकेले ही तो गुजारी थी, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसे करीबी रिश्तों की ज़रूरत थी जो मुझे अपना मान सकें। मेरी उम्र 38 साल है। मेरी बेटी 18 साल की थी। वो जवान हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। मोहल्ले की गलत लड़कियों के साथ मेरी बेटी कभी उठती बैठती भी नहीं थी और ना ही उसकी कोई सहेलियां थी। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी और सिंपल लड़की थी। मेरी शादी भी एक समय में कम उम्र में ही हो गई थी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं बहुत छोटी थी तभी वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरा एक भाई था जो मुझसे काफ़ी बड़ा था। मेरे भाई ने अपनी शादी कर ली और भाभी को घर ले आया। मैंने सोचा था कि भाभी मुझसे प्यार करेंगी। उस समय मैं कम उम्र की थी और ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। मुझे तो लगता था कि भाभी माँ समान होती है तो भाभी ज़रूर मुझे माँ की तरह प्यार करेगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भाभी तो इतनी बुरी निकलेगी कि मेरा इस घर में सुकून का एक एक पल छीन लेगी। जिस दिन से मेरी भाभी ने घर में कदम रखा था उस दिन से मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। भाभी मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और भैया से यही कहती थी कि तुम्हारी बहन घर का कोई काम नहीं करती, हमेशा गली मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलती रहती है। उसके बाद जब मैं 15 साल की होने को आई तो भाभी ने मुझ पर नए इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। भाभी भैया से हमेशा यही कहती कि तुम्हारी बहन मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। भैया ने कई बार मुझे इस बात पर डांटा था, मगर लड़कों के साथ चक्कर किस तरह से चलाया जाता है ये तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी। भाभी ने मुझे घर के कामों में इतना बिजी कर दिया था कि मुझे अपनी सहेलियों से भी बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। एक वक्त था जब मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब खेला करती थी, लेकिन जिस दिन से भाभी इस घर में आई थी मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। इस उम्र में ही मैं घर के सारे काम करना सीख गई थी। मेरी जिंदगी इसी तरह से रोते रोते गुजर रही थी। धीरे धीरे मैं 17 साल की हो गई। भाभी मुझ पर दिन ब दिन इल्ज़ाम लगाती जा रही थी और मैं भाभी की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त किया करती थी। मुझे हैरानी इस बात पर होती थी कि मेरे भाई ने कभी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। मैंने कई बार अपने भैया को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि आपकी पत्नी ने हमेशा आपको मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बताई हैं और आपने यकीन कर लिया है। आपने तो कभी अपनी बहन की बातों को भी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन भैया तो जैसे भाभी के पल्लू से पूरी तरह से बंध कर रह गए थे। भाभी ने उनकी आंखों पर अंधविश्वास की एक पट्टी बांध दी थी और भैया को सिर्फ वही सुनाई देता था जो भाभी कहती थी, और भैया को सिर्फ वही दिखाई देता था जो भाभी उन्हें दिखाया करती थी, और भैया अब सिर्फ वही बोलने लगे थे जो भाभी उन्हें बोलने के लिए कहती थी। मैं जवान हुई तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारी बहन की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही है। छत पर कपड़े डालने के लिए जाती है तो घंटों में उतर कर आती है। मैंने इसे अपनी आंखों से पड़ोस वाले लड़के से छत पर बातें करते हुए देखा है। भैया ने जब मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, मैं उनसे क्या कह सकती थी। मैं खामोश रही, क्योंकि अगर मैं उनसे कह देती कि हाँ मैं पड़ोस वाले लड़के से बातें करती हूँ तब भी मुझे भैया डांट लगाते, और अगर मैं अपनी सफाई में कहती कि भाभी झूठ बोल रही हैं तब भी भैया मुझे डांट लगाते। इसीलिए मैं खामोश रही और मेरी खामोशी का मतलब भैया समझ चुके थे कि गलती मेरी ही है। भैया ने मेरे लिए जल्दबाजी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया।
वो चाहते थे कि जैसे तैसे उनकी बहन की शादी हो जाए और वो इस घर से निकल जाए, क्योंकि भैया को लगने लगा था कि उनकी बहन अब उनके लिए बोझ बनती जा रही है। मैं बहुत साफ कैरेक्टर की लड़की थी, मगर मेरी भाभी ने ही मेरा कैरेक्टर भैया की नज़रों में ख़राब कर दिया था, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। भैया ने मेरा रिश्ता तलाश किया, मेरी शादी करने का फैसला कर लिया, तो मैंने भी खामोशी से शादी कर ली। वैसे भी इस घर में मेरे ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लग चुके थे। अगर मैं कहती कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो भी मैं जानती थी कि भाभी मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा कर देंगी। भाभी जैसे तैसे मुझे इस घर से निकालना चाहती थी, और भाभी अब इस प्लान में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि भैया ने अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दी थी। मुझे लगा कि शादी होने के बाद जब मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो शादीशुदा जिंदगी से कुछ तो बदलाव आएगा। जिस तरह से मेरी भाभी ने मेरे भैया को अपने काबू में कर लिया था, शायद इसी तरह से मैं भी अपने पति से जो कहूंगी वो वैसा ही किया करेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता और हर औरत अपने पति को अपने काबू में नहीं कर सकती। शादी के बाद जब विदा होकर अपनी ससुराल आई तो मुझे लगा था कि ससुराल वाले मुझे बहुत प्रेम से रखेंगे, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस घर में भी मेरी भाभी की जैसी मेरी सास मौजूद है। मेरी सास बहुत चालाक औरत थी। मैं देखने में एक मामूली सी शक्ल की थी। मेरी सास का हमेशा यही कहना रहता था कि मैं अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की तलाश करना चाहती थी, मगर ना जाने तुम इस घर में कैसे आ गई। तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि दहेज में काफ़ी कुछ देगा, मगर तुम तो दहेज में भी कुछ लेकर नहीं आई और एक मामूली सी शक्ल वाली निकली। मेरे बेटे का तो भाग्य ही फूट गया। मेरी सास ने भी मुझे भाभी की तरह सारी जिंदगी बहुत तंग किया। मैं अपनी ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त करके रहती रही। अपने पति से अगर कुछ कहने की कोशिश करती तो मेरा पति कहता कि वो मेरी माँ है, हमेशा मेरी माँ की इज्जत किया करो। मेरी माँ के बारे में कभी कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी सास मुझसे घर के सारे काम करवाती और कभी कभी तो जानबूझकर साफ कपड़े भी गंदे कपड़ों में मिलाकर कहती थी कि सारे कपड़े धो लो। कभी कभी तो जबरदस्ती घर में गंदगी फैलाकर कहती कि घर की सफाई ढंग से करो। मेरी सास को मुझे तंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि भगवान ने उसको बेटी नहीं दी थी, इसीलिए उन्हें किसी की बेटी की तकलीफ का अंदाजा नहीं था। मैं भी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये खबर सुनकर मेरी सास तो खुश नहीं हुई थी, मगर मेरा पति बहुत खुश हुआ था। मेरा पति एक मामूली सा सीधा साधा इंसान था, जिसको मुझ जैसी ही सीधी सादी लड़की मिल गई थी। न जाने मेरा पति किस पर गया था, क्योंकि मेरी सास तो बहुत चालाक औरत थी, लेकिन मेरा पति अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। सास और पति के अलावा मेरी ससुराल में कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। उस घर की सफाई करते करते ही मुझे 2-3 घंटे लग जाया करते थे। यही वजह थी कि मेरी सास ने सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया था और मेरे आने के बाद वो खुद आराम करती थी। जब मेरे पति को खबर हुई कि वो पिता बनने वाला है, तो उसने मुझसे कहा कि अब तुम घर के काम कम किया करो, क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो। मुझे अपने पति की इस तरह हमदर्दी जतानी अच्छी लगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये हमदर्दी सिर्फ मेरे पति की वक्ती तौर पर है। मेरा पति जितने पैसे कमाकर लाता था अपनी माँ के हाथ पर रख दिया करता था। बदले में मेरी सास मुझे 1 रुपया भी नहीं देती थी। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उस दिन से मैंने अपनी मर्जी का ना तो कोई कपड़ा पहना था और ना ही मैं कभी बाजार गई थी, क्योंकि शादी से पहले भी मैं घर के कामों में उलझकर रह गई थी और शादी के बाद भी मैं घर के कामों में ही उलझती गई थी। बल्कि ससुराल आने के बाद तो मुझ पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ लड़कियों के मायके और ससुराल में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि दोनों एक जैसे होते हैं। फिलहाल 9 महीने इसी तरह से गुजर गए और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी को गोद में लेते ही मेरे पति का चेहरा उदास हो गया था। मुझे अपने पति की हमदर्दी के बारे में अब पता चला था कि आखिरकार मेरा पति मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर इतना ज़्यादा खुश क्यों था, क्योंकि मेरे पति को बेटा चाहिए था और उसे लगता था कि मैं बेटे को जन्म दूंगी, लेकिन मैंने बेटी को जन्म दिया था। कुछ ऐसा ही हाल मेरी सास का भी था। बेटे की शक्ल देखने के बाद मेरी सास फूट फूट कर रो रही थी। कह रही थी कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और अब इसने एक बेटी को भी पैदा कर दिया। मैंने अपनी सास से कहा कि जितना हम लोग खाते हैं उतना ही मेरी बेटी भी खा लिया करेगी, और बेटा होता तो वो भी उतना ही खाता। मेरी सास कहती, हाँ मगर बेटा कमाकर तो लाता। क्या तुम्हारी बेटी कमाकर लाएगी? बेटियां तो उल्टा पिता के लिए बोझ बन जाती हैं।
इसकी शादी होगी, इसे दान दहेज देना पड़ेगा। और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो घर से भागकर अपने माता पिता के मुंह पर कालिक मल जाती हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। मुझे अपनी सास और पति की नियत पर अफसोस हो रहा था कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं। मेरा पति तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। उसे हमेशा बेटे की ही तमन्ना थी। बेटी पैदा करने के बाद सबके मुंह बन गए थे, जबकि मेरी सास ने तो अभी तक मेरी बेटी को गोद में भी नहीं लिया था। मैं अपनी बेटी का ख्याल भी रखती और घर के भी सारे काम किया करती थी और सारा दिन रोती रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी को भी मेरी ज़रूरत होती थी। वो मेरी गोद में आने के लिए तड़पती रहती और रोती रहती थी। लेकिन मैं घर के कामों में इतनी बिजी रहती थी कि अपनी बेटी को गोद में लेने की या उसे दूध पिलाने की मुझे फुर्सत ही नहीं होती थी। अगर मैं काम से बचकर अपनी बेटी को गोद में ले लेती तो मेरी सास आकर मुझे बातें सुनाने लग जाती थी कि काम को देर हो रही है, अपनी बेटी को छोड़ और पहले काम किया कर। मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास की मौत हो गई, क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। उनके मर जाने से मुझे इतना सुकून ज़रूर मिला था कि मैं अपनी बेटी के साथ समय गुजार लिया करती थी और घर के काम जब मौका मिलता तब कर लेती, क्योंकि अब मुझे सताने वाली या मुझे बातें सुनाने वाली मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। पति था तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उसे तो मुझसे और मेरी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। कई साल और इसी तरह से गुजर गए, लेकिन मेरे पति ने मेरी बेटी को पिता की तरह प्यार नहीं किया। फिर एक दिन मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया। वो जहाँ पर काम करता था वहाँ काम करते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। अब हम दोनों माँ बेटी अकेले ही बचे थे। मुझे अपने पति के मरने का भी कोई गम नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी जिंदगी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना था। यहाँ तक कि अपनी बेटे को भी उसने बेटी नहीं माना था। काफी सारा वक्त इसी तरह से गुजर गया। एक दिन हमारे घर पर गांव के सरपंच ने धावा बोल दिया और वो कहने लगे कि तुम्हें ये घर हमारे हवाले करना होगा। मैंने सरपंच से कहा कि ये घर मेरा है, मेरे पति का है। अब इस घर में मैं और मेरी बेटी रहेंगे। सरपंच कहने लगा कि हम तुम पर कोई जुल्म नहीं करना चाहते। दरअसल जीते जी तुम्हारे पति ने हमसे काफी सारा कर्जा लिया था और वो उसमें से अभी आधा भी नहीं चुका पाया था। हमने यही सोचा कि तुम एक औरत हो, हमें तुमसे क्या पैसे मांगने चाहिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है। अगर तुम चाहो तो हमारा कर्जा इस घर को बेचकर पूरा कर सकती हो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गांव के सरपंच एक अच्छे इंसान थे, मगर इस समय तो मुझे वो भी बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि वो मेरा घर मुझसे छीनने की बात कर रहे थे। हम दोनों माँ बेटी के सर से अगर छत छिन जाती तो हम दोनों कहाँ जाते। अभी मेरी बेटी सिर्फ 8 साल की थी। मैं उसे लेकर कहाँ जाती। मेरा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था। सरपंच जी कहने लगे कि ये घर बहुत बड़ा है, हम इस घर को बेच देते हैं और बेचने के बाद आधे पैसे हम ले लेंगे और आधे पैसे तुम्हें दे देंगे। इसी तरह से कर्जा पूरा हो सकता है। दरअसल मेरे पति ने कई सालों पहले अपना अलग कारोबार करने के लिए सरपंच जी से पैसे कर्ज पर लिए थे, लेकिन वो सब उसने किसी और काम में उड़ा दिए थे। ना तो उसने अपना कारोबार पूरा किया था और ना ही उसने अपने लिए कुछ सेविंग्स करके रखी थी। ले देकर ये एक ही घर था, लेकिन अब वो भी सरपंच बेचने की बात कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी। मेरे पति ने सरपंच जी से कर्जा लिया था। इस बात के गवाह गांव के बहुत सारे लोग थे, इसीलिए मैं खामोश हो गई और सरपंच जी के कहने के मुताबिक वो घर मैंने बेच दिया। घर बिकते ही जितने पैसे सरपंच जी के थे वो उनको दे दिए गए और जो बाकी के पैसे थे वो मुझे दे दिए गए। मैं वो पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ शहर आ गई। ये शहर मेरे लिए अनजान था, क्योंकि मैं कभी अपने गांव से बाहर गई ही नहीं थी। हालांकि मेरी शादी गांव के ही पड़ोस वाले गांव में हो गई थी। मेरा मायका और ससुराल ज्यादा दूर नहीं थी। भैया भाभी के पास जाने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं दोबारा उस नर्क में जाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं पैसे लेकर जब शहर गई तो शहर के कुछ लोगों से मैंने घर खरीदने की बात कही। उन लोगों ने मुझे एक छोटा सा घर दिलवा दिया था। ये घर भले ही बहुत छोटा था, मगर हम दोनों माँ बेटी के सर की छत था। हम दोनों के लिए बहुत था। हम दोनों माँ बेटी इस घर में रहने लगे थे। मेरे अंदर एक हुनर था। मैं कपड़ों की सिलाई करना अच्छे तरीके से जानती थी। नए घर में आने के बाद मैंने अपनी और अपनी बेटी का पेट इसी तरह से पाला था। गांव में रहते हुए तो मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। यहाँ शहर में आने के बाद मैंने अपनी बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मैं ही अपनी बेटी की माँ थी और मैं ही उसका पिता थी।
मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मैंने माता पिता के बिना परेशानी भरी जिंदगी गुजारी है, इसी तरह से मेरी बेटी भी गुजारे। इसीलिए मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में कर देना चाहती थी। जिंदगी के सारे कठिन दिन जैसे तैसे हम दोनों माँ बेटी ने गुजार लिए थे। इस मोहल्ले में हमें आए हुए पूरे 10 साल हो गए थे, मगर हम ज्यादा किसी को जानते नहीं थे। मैं सिर्फ उन औरतों को जानती थी जो मेरे पास कपड़ों की सिलाई करवाने के लिए आई थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की कड़ी मुश्किलों के बारे में सब कुछ पता था कि उसकी माँ किस तरह से आज इस मकाम तक पहुंची है। वैसे तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर बने हुए थे, मगर एक घर बिल्कुल बराबर में था जो बिल्कुल हमारे घर के जैसा ही बना हुआ था। सुना था कि उस घर में नए किराएदार आए हैं और उस घर में एक औरत रहती है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। पति नहीं है। सुना है कि उसका पति कई सालों पहले मर गया। उन लोगों को आए हुए 1 महीना गुजर गया था। मुझे सिर्फ आसपास की कुछ औरतों से मोहल्ले की खबर मिल जाया करती थी, लेकिन एक दिन पड़ोस के घर में रहने वाली ही एक जवान लड़की हमारे घर पर आई और आते ही कहने लगी कि आंटी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप यहाँ कपड़े सिलती हो, इसीलिए मैं आपसे कपड़े सिलवाने के लिए आ गई। मैंने कहा, हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े सिल दूंगी। वो मेरी बेटी की ही उम्र की थी और उसने अपना नाम नैना बताया था। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि जब से मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तभी से वो घर के सारे काम करती थी। इसलिए अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई के काम को वक्त दिया करती थी। अब मुझे अपनी बेटी की शादी की बहुत फिक्र थी। मैं धीरे धीरे उसकी शादी के लिए कुछ सेविंग्स करके रख रही थी। 2 दिन बाद नैना के कपड़े सिलकर मैंने उसे दे दिए थे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा से अपनी छोटी बहन को हमारे घर ले आई और 3 जोड़ी कपड़े सिलने के लिए लेकर आई। कहने लगी कि एक उसकी माँ का सूट है और 2 जोड़ी कपड़े उन दोनों बहनों के हैं जो उन्हें अर्जेंट में चाहिए थे, क्योंकि उन्हें कहीं शादी में जाना है। मैं कपड़े सिलने के लिए तैयार हो गई थी। नैना आज काफ़ी देर तक मेरे पास बैठकर बातचीत करती रही। मुझे उसकी आदत बहुत पसंद आई थी। वो हमारे घर काफ़ी देर तक बैठी रही, तो मैंने सोचा कि आज वो फुर्सत से मेरे घर बैठी है तो क्यों ना मैं अपनी बेटी से कहकर उसके लिए चाय बनवा लेती हूँ। मैंने उन दोनों बहनों के लिए अपनी बेटी से चाय बनवाई। मेरी बेटी चाय लेकर आई तो उन लोगों ने मेरी बेटी को देखा और उसकी बहुत तारीफ करने लगी। कहने लगी कि आंटी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। वो मेरी बेटी से कहने लगी कि हमने तो तुम्हें आज देखा है, वरना तुम तो शायद अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। मेरी बेटी कहने लगी, हाँ मैं ज़्यादातर घर के कामों में बिजी रहती हूँ। इस तरह उन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। नैना और उसकी छोटी बहन सुहानी, वो दोनों एक अच्छी लड़कियां लग रही थी, जबकि मेरी 1-2 बार उनकी माँ से भी मुलाकात हो गई थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से की है, क्योंकि दोनों ही लड़कियां बहुत संस्कारी थीं। वैसे तो मेरी बेटी की कोई सहेली नहीं थी, लेकिन नैना और सुहानी से मेरी बेटी की फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि अब नैना और सुहानी हमारे घर पर कपड़े सिलवाने के बहाने जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था कि मेरी बेटी इन लड़कियों के साथ घुल मिल गई है, क्योंकि इन लड़कियों के अंदर कोई भी मैंने गलत हरकत नहीं देखी थी। जिस तरह से मैंने अपनी बेटी की संस्कारी तरीके से परवरिश की थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। उनका भी यही कहना था कि हम सिर्फ आपके यहाँ कपड़े सिलवाने के बहाने से आ जाते हैं, बाकी हम किसी के घर नहीं जाते। हमारी मम्मी ने हमें इतनी परमिशन नहीं दी हुई। मुझे वो लोग बहुत पसंद आए थे। एक दिन मेरी बेटी ने पड़ोस वाले घर में जाने की बात कही, क्योंकि सुहानी का बर्थडे था और वो मेरी बेटी करीना को अपने घर बर्थडे में इनवाइट कर गई थी। मैंने अपनी बेटी से मना भी किया था, बेटा वो लोग यहाँ आ जाती हैं, बस इतना ही बहुत है। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी, आप तो उन लोगों को जानती है ना, और आपकी तो उनकी मम्मी से भी मुलाकात हो चुकी है। आप खुद ही तो कहती हैं कि ये लड़कियां और इनका पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप मुझे जाने क्यों नहीं देती? आप तो जानती है ना, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरी बेटी ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा था और ना ही कभी ऐसी नौबत आने दी थी कि मैं उस पर रोक टोक करती। इसलिए मैंने अपनी बेटी को जाने की परमिशन दे दी थी। इस तरह धीरे धीरे उन लोगों का हमारे घर से आना जाना बहुत ज़्यादा खुल गया था। मुझे तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं उनके घर जा सकती। मैं तो अभी तक उन लोगों के घर गई ही नहीं थी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था, वो तीनों माँ बेटी मेरे घर आ जाती थी और मेरी बेटी भी कभी कभी उनके घर पर चली जाती थी। अभी तक मैंने उनके बेटे को नहीं देखा था। नैना की मम्मी अपने बेटे की बहुत तारीफ किया करती थी।
कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए काफी सारे लोगों से कह रखा था, मगर अभी तक मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। मगर मैं इन दिनों नोटिस करने लगी थी कि मेरी बेटी कुछ बदली बदली सी रहने लगी है। पहले वो घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन अब तो वो घर के थोड़े से काम करने के बाद नैना के घर पर चली जाती थी। हालांकि मैंने उसे नैना के घर जाने से रोक टोक नहीं की थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही उसके घर जाने लगी थी। मुझे ये बात थोड़ी खटकने लगी थी। एक दिन मैं खामोशी से घर से बाहर निकलकर खुद ही पड़ोस वाले घर में देखने के लिए चली गई कि मेरी बेटी अपने घर से जल्दी काम से फ्री होकर वहाँ क्या करने के लिए जाती है। मैं जैसे ही पड़ोस वाले घर में गई तो ये देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि मैंने अपनी बेटी पर शक किया। मेरी बेटी वहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रही थी और ना ही वहाँ उन लोगों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रही थी, बल्कि कुछ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ मेरी बेटी नैना और सुहानी के साथ मिलकर उन लड़कियों को पढ़ा रही थी। इसी बहाने से उनके घर पर वो चली गई थी, तो उन लोगों की खुशी हुई थी कि मैं उनके घर गई। उन्होंने मेरी अच्छे तरीके से आओ भगत की थी, क्योंकि आज मैं पहली बार उनके घर पर आई थी। मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी, ये गरीब लड़कियां हैं। नैना और सुहानी ने इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने पास बुला लिया था, तो मैं भी इन लड़कियों को पढ़ाने में मदद करती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, किसी को शिक्षा देना तो अच्छी बात है। मगर उस दिन के बाद से ही मैंने कभी दोबारा अपनी बेटी पर शक नहीं किया कि वो पड़ोस वाले घर में जाकर कुछ गलत काम करती है। लेकिन उस दिन जब मैं वहां पर गई थी तो मेरी मुलाकात नैना के भाई से भी हुई थी। उसका नाम अनंत था। अनंत देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अच्छी कंपनी में नौकरी किया करता था। ये बात मुझे उसकी मम्मी ने ही बताई थी, मगर अनंत के होते हुए मेरी बेटी उसी के घर में मौजूद थी और वो मेरी बेटी को बड़ी फटी फटी नज़रों से देख रहा था। मुझे अनंत की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि अपनी बेटी से मना कर दूंगी कि अब अनंत के सामने तुम यहाँ पर मत आया करो, लेकिन फिर नैना बातों ही बातों में बताने लगी कि भैया आज ही ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आए हैं, इसलिए आपकी इनसे मुलाकात हो गई है। नहीं तो भैया सुबह को जल्दी घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर वापस आते हैं। नैना की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अब मैं अपनी बेटी को खुद फ्री टाइम में इन लोगों के घर भेज दिया करती थी। काफी सारा समय इसी तरह से निकल गया था। मैं खुश थी कि मेरी बेटी को सहेलियां मिल गई थी। आखिर मेरी बेटी ने सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दी थी। लड़कियों की कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वो अपनी माँ से नहीं कर पाती, बल्कि अपनी सहेलियों से कर लेती हैं या फिर अपनी बहन से। मेरी बेटी के तो कोई बहन भी नहीं थी। ये लोग अच्छे थे, इसीलिए मैं आंख बंद करके इन लोगों पर भरोसा करती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा भरोसा एक दिन मेरी ही जान को आफत बन जाएगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रही थी। पिछले 2 महीने से मुझसे ये लोग जितने भी कपड़े सिलवा रही थी, उनके पैसे मुझे नहीं दे रही थी और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं नैना से पैसे मांग सकूं। मैंने सोचा था कि पड़ोस की बात है, अगर थोड़े बहुत दिन और लग जाते हैं तो कोई बात नहीं। मगर एक दिन तो मोहल्ले में एक अजीब सा शोर मचने लगा। मैं जैसे ही अपने दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर का मकान मालिक जोर जोर से हंगामा काट रहा था। नैना की मम्मी उनसे बातें कर रही थी और वो कह रहा था कि पिछले 3 महीने से आपने मकान का किराया नहीं दिया, अगर इस महीने भी नहीं दिया तो घर से निकल जाना। नैना की मम्मी न जाने क्यों परेशान थी। पता नहीं उन लोगों के घर के हालात कैसे थे। मैं समझ चुकी थी कि उन लोगों के घर के हालात जरूर खराब चल रहे हैं, तभी तो मकान मालिक भी आज इतना हंगामा काट कर गया। उनके पास पैसे होते तो वो जरूर मकान मालिक को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देती, वरना किसको शौक होता है अपनी बेइज्जती करवाने का। मेरी बेटी से भी मैंने पूछा था कि नैना के घर पर आज मकान मालिक इतना हंगामा क्यों कर रहा था। मेरी बेटी ने भी मुझे यही बताया था कि वो अपने किराए के पैसे मांग रहा था। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी, इन लोगों के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं चल रहे, बेचारी बहुत परेशान है। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी, आपके पास अगर थोड़े से पैसे हों तो आप प्लीज़ उन लोगों की मदद कर दीजिए। सुना है कि अनंत की जॉब चली गई है, इसीलिए घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं खुद एक गरीब औरत हूँ और जैसे तैसे करके मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और अब मैं सिलाई करके अपना और तुम्हारा गुजारा कर रही हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी के लिए सेविंग्स करके रख रही हूँ। भला बताओ, मैं तो खुद चंद पैसे कमाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुंह लटक गया था। अपनी बेटी का लटका हुआ मुंह देखकर मैंने उससे कहा था, देखो, मेरे पास उन लोगों को देने के लिए पैसे तो नहीं है।
हाँ, मगर मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जो पैसे मेरे उनके ऊपर हैं कपड़ों की सिलाई के, मैं वो माफ़ कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके पास अगर पैसे होते तो आप उनकी ज़रूर मदद करती। ये कहकर मेरी बेटी ने मुझे गले से लगा लिया था। मैं अपनी बेटी से कहने लगी कि बस मुझे तो अब किसी तरह तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुम्हारी ससुराल का कर दूं, फिर अपना गुजारा तो मैं कैसे भी करके कर ही लूंगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन नैना के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मकान मालिक ने उनसे मकान खाली करने के लिए भी कह दिया था। मैं भी उन लोगों की तरफ से बहुत परेशान थी, लेकिन मैं देख रही थी कि इन दिनों मेरी बेटी मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी, मगर मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि उसके होठों पर आने वाली खुशी मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी एक बिस्तर पर ही सोया करते थे और उस रात भी एक दूसरे के बराबर में लेटे हुए सो रहे थे। आधी रात के समय जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बेटी बिस्तर से गायब थी। मैं अचानक घबरा गई। मुझे लगा मेरी बेटी वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक मेरी बेटी नहीं आई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने अपनी बेटी को घर में तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी कहीं पर भी नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने सर पर पल्लू किया और मैं पड़ोस वाले घर में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा और उन लोगों को बताया कि मेरी बेटी घर में मौजूद नहीं है, क्या आपके यहाँ पर आई है? तो वो लोग भी परेशान हो गई और कहने लगी कि नहीं, करीना हमारे घर पर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरी बेटी कहाँ पर चली गई। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि मेरी बेटी घर के दरवाजे से तो घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अनंत ने मुझे परेशान होता हुआ देखा तो वो कहने लगा कि आंटी क्या हो गया है। मैंने उसको पूरी बात बताई तो अनंत कहने लगा, आंटी आपको सुबह होने का इंतजार करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि करीना को कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, इसलिए वो घर से चली गई हो। मैंने कहा, बेटा नहीं, उसको भला कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट काम आ सकता है। मेरी बेटी तो घरेलू लड़की है, वो बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं जानती और घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। अगर उसे कोई इम्पोर्टेंट काम होता तो वो मुझे बताकर जरूर जाती। न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को तलाश करने की कोशिश करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों अभी इसी समय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चलते हैं। मेरी बात सुनकर अनंत घबरा गया और कहने लगा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हो? इस समय हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकते? आखिरकार मेरी बेटी गुमशुदा हो गई है। मैं अपनी बेटी को कहाँ तलाश करूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी की तो कोई सहेली भी नहीं है, कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जिसके यहाँ मेरी बेटी चली गई हो। जरूर मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अनंत कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, आप नहीं जानती। आपकी बेटी जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। अगर आप उसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओगी तो लोग यही कहेंगे कि आपकी बेटी भाग गई है। आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, उल्टा इस बात से वो आप पर ही इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बल्कि आपको 1-2 दिन ठहरकर अपनी बेटी के घर आने का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़रूर किसी काम के लिए घर से निकल गई हो और उसने आपको बताना ठीक नहीं समझा हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अनंत के कहने के मुताबिक मैं 2-3 दिन तक अपनी बेटी के घर आने का इंतजार करती रही थी। लेकिन इस वक्त में अनंत लगातार मेरी बेटी को तलाश कर रहा था, मगर मेरी बेटी घर नहीं आई थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरा तो इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो ना जाने मेरा क्या होगा। मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। नैना के परिवार वाले भी मुझे संभाल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अचानक बैठे बैठे मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया था। पूरे 3 दिन गुजर गए थे, मगर मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं था। अनंत मुझसे बार बार यही कह रहा था कि अगर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में जाकर लिखवाओगी तो जवान बेटी के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी यही कहेंगे कि आपकी बेटी को ना तो कोई किडनैप कर सकता है और ना ही वो गायब हो सकती है, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। क्योंकि आजकल का जमाना यही था। इस जमाने में लड़कियां आसानी से अपने घरों से भाग जाती हैं। कई दिन इसी तरह से मैं अपनी बेटी के इंतजार में बैठी रही थी, मगर मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं चला। अपनी बेटी की याद में मैं पागल हो गई थी। नैना और सुहानी मेरे घर पर आकर मुझे तसल्ली दिया करती थी कि करीना जरूर घर वापस आ जाएगी
मगर मेरी बेटी का ना तो कुछ पता चल रहा था और ना ही वो वापस आ रही थी। इस दौरान अनंत मुझे बहुत सहारा दे रहा था। वो बार बार मेरे घर पर आ जाता था और मुझे पुलिस स्टेशन जाने से रोक लिया करता था। कहता था कि आंटी, मैं भी आपके बेटे के जैसा ही हूँ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले आपकी बेइज्जती करें और इस वजह से आपकी पूरे मोहल्ले में भी बेइज्जती हो जाए। मगर मैं एक बात से बहुत हैरान थी कि मुझसे बात करते समय अनंत ने जब किसी काम के लिए अपना वॉलेट निकाला तो उसके वॉलेट में मुझे ढेर सारे पैसे नजर आए थे। मेरे दिमाग में उस समय ये बात आई थी कि अनंत के वॉलेट में तो इस समय काफ़ी सारे पैसे हैं, लगता है उसकी नौकरी लग गई। लेकिन वो नौकरी पर भी नहीं जा रहा था। वो हर रोज़ सुबह होते ही मेरे पास आ जाता था और सारा समय मेरे पास ही गुजार कर मुझे तसल्ली दिया करता था। मैं अपनी बेटी की याद में आधी हो गई थी, बल्कि पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। मेरी बेटी को गायब हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था जब अचानक मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मुझे लगा कि मेरे किसी कस्टमर की कॉल होगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे मोबाइल पर मेरे कस्टमर्स की ही कॉल आती थी। लेकिन उस समय रात के 12 बज रहे थे और मैं अपनी बेटी की याद में तड़प रही थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि कॉल पर हेलो बोलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मेरी बेटी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ मम्मी, मुझे बचा लो, मुझे एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया है। मैं वहाँ से भागकर निकल तो आई हूँ, लेकिन मुझे रास्ते मालूम नहीं है। मैं सड़क पर खड़े हुए एक अनजान आदमी के मोबाइल से आपको कॉल कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन तुम कहाँ हो, मुझे बताओ तो, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। मेरी बेटी कहने लगी कि यहाँ एक बहुत बड़ा सा मॉल है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए मुझे रास्तों की समझ नहीं आ रही। मैं इस मॉल के पास ही खड़ी हूँ, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अनंत के साथ तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं मम्मी, ऐसी गलती मत करना, अनंत को गलती से भी इस बारे में मत बताना, आप खुद अकेले मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैंने रोते हुए अपनी बेटी से कहा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? मेरी बेटी कहने लगी कि ये सब बताने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाओ, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अपनी बेटी के कहने के मुताबिक मैं खामोशी से रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए ही घर से निकल गई थी। मेरी बेटी ने मुझे जिस मॉल के बारे में बताया था उसका नाम भी उसने मुझे बता दिया था। मैं उसी मॉल को तलाश करती हुई अपनी बेटी तक पहुंच गई थी। जैसे ही मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? मेरी बेटी कहने लगी कि मेरे साथ ये सब कुछ अनंत की वजह से हुआ है। मेरी बेटी कहने लगी कि जब मैं नैना के घर जाती थी तो कभी कभी अनंत के दोस्त वहाँ पर आ जाते थे। एक दिन अनंत के दोस्तों ने मुझे देख लिया था। वो लोग मुझे बड़ी गौर गौर से देखते थे और मैंने आपको बताया था ना कि अनंत के घर के फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं चल रहे। अनंत ने पहले तो मेरे साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की। मैं उसकी दोस्ती की वजह से बहुत खुश रहने लगी थी और फिर एक दिन आधी रात के समय अनंत मुझसे कॉल करके कहने लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए छत पर आ जाओ, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने मुझसे 2000 रुपये उधार मांगे थे। मेरे पास 2000 रुपये रखे हुए थे, इसलिए मैं उसे आधी रात के समय छत पर देने के लिए चली गई। उसने उसी समय मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया जिस पर बेहोशी की दवाई लगी हुई थी और फिर मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उसके दोस्तों के पास थी। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हें हम अनंत से खरीद कर लाए हैं। मैंने उसकी बात सुनकर उनसे कई बार कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अनंत कहाँ है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो लोग कहने लगे कि अनंत की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं चल रही थी। वो अपने घर के हालात से तंग आकर हमसे कुछ पैसे उधार मांग रहा था, मगर हमें तो तुम पसंद आ गई थी, इसलिए हमने उससे कहा कि हम तुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं अगर तू अपनी बहन के दोस्त को हमारे हवाले कर देगा। पहले तो अनंत राजी नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसके घर के हालात दिन ब दिन खराब होते गए तो वो हमारी शर्त को मान गया और इस तरह उसने तुमसे गहरी दोस्ती कर कर तुम्हें हम लोगों के हवाले कर दिया। और हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें? आखिर हम तुम्हारे पूरे 3 लाख रुपए अनंत को दे चुके हैं और अब तुम हमारे पास ही रहोगी। वैसे भी हम इतने पैसे खर्च करके लड़कियां लाते हैं। तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम हमारे आगे तक काम आओगी। हमारे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर आने का रास्ता ज़रूर है, मगर यहाँ से जाने का रास्ता तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है। मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती रही, मगर उन लोगों ने मेरी एक भी न सुनी और इसी तरह वो एक एक करके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे।
मम्मी, आप जानती हैं अनंत बहुत चालाक इंसान है। उसने मेरे बदले अपने दोस्तों से काफी सारे पैसे वसूल किए और आज मैं अपनी जान छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर आई हूँ। वो लोग मुझे बहुत दूर ले गए थे। वहां जाने के बाद कई बार मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर नहीं भाग सकी, क्योंकि जिस घर में उन्होंने मुझे रखा हुआ था उस घर में बाहर बहुत सख्त पहरा था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जैसे तैसे घर से भागकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने अपने दुपट्टे को आग लगाई और मैं आग लगे हुए दुपट्टे को पकड़कर बाहर तक भागती चली आई। उस समय वहां पर 2 लड़के ही मौजूद थे, बल्कि बाकी के 2 लड़के गायब थे। वो लोग समझे कि मैं जल रही हूँ, इसलिए वो लोग मेरे दुपट्टे की आग बुझाने में लग गए और मैं अपना दुपट्टा वहीं छोड़कर तेजी से भाग गई। वो लोग काफी दूर तक मेरे पीछे भागते हुए आए। मैं हमारे ही शहर के नाम वाली एक बस में बैठ गई और इस तरह मैं यहाँ तक आ गई। यहाँ आने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे तक घर कैसे पहुँचूँ। इसलिए मैंने आपको वहाँ पर खड़े हुए एक अंकल के मोबाइल से कॉल कर दी। वो अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरा काफी देर तक ध्यान रखा। फिर जब आपको आने में समय होने लगा तो अंकल कहने लगे कि बेटी, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी मम्मी आती ही होंगी, मैं अपने घर को चलता हूँ। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया था कि मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास आ गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरी बेटी अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। लेकिन मैं अब खामोश नहीं बैठ सकती थी। अब मुझे याद आ रहा था कि अनंत अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाने से बार बार रोक रहा था और वो मेरे दिमाग में ये बात डाल रहा था कि पुलिस उल्टा मेरी बेटी पर ही इल्जाम लगा देगी। अब मुझे उसकी चालाकी समझ आई थी। यही वजह थी कि उसके पर्स में उस दिन ढेर सारे पैसे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अभी और इसी समय अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी पहले काफी सारे जुल्म खामोशी से बर्दाश्त किए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करे। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी के आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। वहां जाकर मेरी बेटी ने पुलिस को सारे बयान दिए। पुलिस वालों ने मेरी बेटी का मेडिकल चेकअप करवाया। मेडिकल रिपोर्ट से साफ पता चल गया था कि मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। इसलिए पुलिस वालों ने उन 4 लड़कों को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ अनंत को भी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इस सब में उसका ही हाथ था। कभी कभी हमें अनजान लोगों को इतना अपना नहीं बना लेना चाहिए कि हम ये भी भूल जाएं कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अनंत के परिवार वालों से मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता हो गया था और उसने इसी भरोसे और रिश्ते का फायदा उठाते हुए मेरी बेटी को अपने दोस्तों के हाथों बेच दिया था और फिर मैं भी उसकी बातों में आ गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे तसल्ली दे रहा है, मगर वो मुझे तसल्ली नहीं दे रहा था, बल्कि मुझे पुलिस स्टेशन जाने से या कोई ऐसा कदम उठाने से रोक रहा था जिससे उसकी गलती और उसके दोस्तों की गलती मेरी आंखों के सामने आ जाए। वो तो अच्छा था कि मेरी बेटी वहां से भाग निकली थी और मेरी बेटी ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था, वरना मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को तलाश करती रह जाती और वो दरिंदा मेरी बेटी को बेचकर उन पैसों पर अय्याशी करता रहता। अनंत की माँ और बहनों के सामने जब उसकी सच्चाई खुलकर आई तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुई थी। अनंत की मम्मी ने मुझसे अपने बेटे को छुड़वाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की थी, मगर मैं उनकी कोई बात नहीं सुनने वाली थी, क्योंकि मैंने उन लोगों पर बहुत भरोसा किया था। और हैरानी वाली बात ये थी कि नैना, जो कि मेरे बेटे की दोस्त बनकर उसके साथ हमदर्दी जताती थी, वो भी अपने भाई के साथ मिली हुई थी। जब पुलिस अनंत को अरेस्ट करने के लिए आई थी तो नैना मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगी थी और कहने लगी कि आंटी, मेरे भाई ने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो गए थे। आप तो जानती है ना कि हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं था और मकान मालिक भी हमें बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा, तो क्या तुम लोगों को मेरी बेटी ही बेचने के लिए नजर आई थी? अगर उसके दोस्तों ने उसे मेरी बेटी को खरीदने का लालच दिया तो तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को बेच दिया। बताओ मेरी बेटी के साथ क्या होगा? तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कई महीनों तक अनंत जेल में सड़ता रहा और उसके चारों दोस्त भी। इस सब का सबसे ज्यादा असर अनंत की फैमिली पर पड़ा था, क्योंकि वो चारों तो अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, जबकि अनंत एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला लड़का था। अनंत के जेल जाने के बाद उसकी माँ बहनों की बहुत बेइज्जती हो रही थी, जबकि मेरी बेटी के बारे में भी मोहल्ले में सबको खबर हो गई थी। अनंत की माँ बार बार मेरे पास रोते हुए केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैं ऐसे कैसे केस वापस ले सकती थी? आखिरकार मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। मेरी बेटी टूट कर रह गई थी। फिर एक दिन अनंत की माँ मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी कि देखो बहन, प्लीज ये केस वापस ले लो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर रखूंगी।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि बात उसकी इज्जत की है, मगर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मेरा बेटा उससे शादी करेगा और उसे सारी जिंदगी सुखी रखेगा। तुम्हारी बेटी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पहले तो मुझे अनंत की माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने घटिया बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने के बारे में सोच रही है। लेकिन फिर उन लोगों के बार बार माफ़ी मांगने से मैंने यही सोचा कि अब मेरी बेटी को भी ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। यही सब सोचते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपना केस वापस ले लेना चाहिए और अनंत की मम्मी जो कह रही हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक अकेली औरत थी, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। आखिर मैं कब तक ये रुसवाई बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए मेरी बेटी के बयान पर पुलिस ने अनंत को छोड़ दिया था, मगर उन चारों लड़कों को सजा हो गई थी। वो लोग हमारी बहुत एहसानमंद थी। मेरी बेटी को भी मैंने समझा दिया था और मेरी बेटी अनंत से शादी करने के लिए मान गई थी। फिर अनंत के जेल से आ जाने के बाद मैंने अनंत की शादी अपनी बेटी के साथ करवा दी। मेरी बेटी अब अनंत के साथ खुश रह रही है और अनंत ने अपनी भरपूर कोशिश से मेरी बेटी का दिल जीत लिया। मेरी बेटी ने उसे माफ़ कर दिया था। कहने को तो ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरी बेटी की जगह कोई और लड़की होती तो वो भी अनंत को माफ़ नहीं करती, लेकिन हम दोनों माँ बेटी एक ऐसे समाज में रहने वाली औरतें थे जिनका एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था और हम दोनों ही तकदीर के मारे हुए थे। इसलिए मेरी बेटी को ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना पड़ा जिसको वो सारी जिंदगी माफ़ नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी मेरी बेटी ने अपना दिल बड़ा किया। भगवान ने उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लिख दी कि अनंत ने उसे बहुत प्यार दिया और अपने प्यार की वजह से उसने अपने साथ होने वाले हादसे को अपने दिमाग से निकाल दिया। आज मेरी बेटी अनंत के साथ बहुत खुश रह रही है और अनंत उसे बहुत प्यार करता है। अपनी मेहनत के बलबूते से वो जिस घर में किराए पर रहता था उसने उस घर को अपनी मेहनत की कमाई से खरीद लिया और वो मुझे भी अपनी माँ की तरह समझता है। मगर आज भी जब मेरे दिल में वो हादसा याद आ जाता है तो मेरा दिल कांप उठता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अनजान लोगों पर विश्वास करते समय उनकी पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और अपनी बेटियों को दूसरों के हवाले इतना न छोड़ें कि हमदर्दी के चक्कर में आप लोग उनकी बेवकूफ़ी का शिकार बन जाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।